नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 9 अगस्त 2023 और CHSL का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद देती है और आगे भी देती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए थर्ड शिफ्ट में क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे कि APJ अब्दुल कलाम साहब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। APJ अब्दुल कलाम साहब बीना से संबंधित है। और APJ अब्दुल कलाम साहब को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही हमारे चैनल का जो है पालनहारा है भैया, है ना। APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से 2007 तक के बीच हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। इनके अलावा APJ अब्दुल कलाम सर को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अब देखिए, जो मैन वाला क्वेश्चन है ना, ये मैं हमेशा 4-5 आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है ये क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आते हैं जी, एक आपको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया आते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? कलाम सर। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन? के सिवन सर। ठीक है, जो इसरो के भूतपूर्व चीफ थे, वर्तमान में सोमनाथ साहब इसरो के चीफ हैं। ठीक है, इनके अलावा एक पूछा जाता है आपका जल मैन ऑफ इंडिया यानी वाटर मैन, तो वाटर मैन राजेंद्रा, वाटर मैन राजेंद्र, है ना। इसके अलावा एक आपका पूछा जाता है वर्ल्ड मैन, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई? सलीम अली। सलीम अली जो है ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया है। एक आपसे पूछा जाता है वाटर मैन हो गया, बर्ड मैन हो गया। एक आपका टाइगर मैन पूछा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला है। कौन है? कैलाश सांखला है। तो इन पांचों मैन को जरूर याद रखेंगे। बाद बाकी तो आपने पैडमैन भी देखा होगा, है ना, तो भाई ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बता दिए। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक जो है कलाम साहब का बायोग्राफी है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये इनसे जो है हमें सीख लेना चाहिए भाई, परिस्थिति से घबराना नहीं, सीखना है। इनके अलावा जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नवीन है आपके लिए, है ना। तो भैया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुआ था। इसका क्या परिणाम हुआ? तख्ता पलट हो गई दादा, है ना। जो सल्तनत है, सल्तनत ही समाप्त हो गई। 5 वंशों में आखिरी नवाबजादा कौन हुए? इब्राहिम लोदी। इन्हीं को हरा के बाबर जो है कौन से वंश ले आया? मुगल वंश ले आया। ये मुगल वंश कब तक इंडिया पे राज किया? 1857 तक, है ना। यहीं से समाप्ति मानी जाती है और यहाँ से टोटली अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, हमारा बागडोर। ठीक है भैया, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी संभालता था, ईस्ट इंडिया कंपनी संभालता था, है ना। बाद में 1857 में जब इंडियन की हार हुई तो यहाँ के ब्रिटिश के जो राजा रानी थे क्राउन, इन्होंने सोचा कि भाई इनकी इतनी हिम्मत कि ये इतनी बड़ा चढ़ाई कर देगा, तो आज इतनी चढ़ाई किया है, लगभग हम जीत गए थे भाई 1857 के विद्रोह में, लेकिन हमारे पास एक सुयोग्य ढंग से हम नहीं चले, इसीलिए हम जो है छिटपुट होके लड़े, इसीलिए जो है हमें हरा दिया गया। तो फिर भी हम जीते, है ना। तो उनको लगा कि भाई आज इतना तक पहुंच सकता है तो कल तो हमें पूरा भगा देगा, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया और मुगल वंश यहीं से समाप्ति मानी जाती है ना। क्योंकि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहा तो तुम भी लो और हमको भी दो, थोड़ा इनको भी देता था, थोड़ा खुद भी खाता था, ऐसे करके चला रहे थे। लेकिन जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है ये नहीं है कुछ हो, आज जो शासक था बहादुर शाह जफर, उनको पकड़ के रंगून ले गए बर्मा, तो कोई नहीं बचा, तो यहीं से समाप्ति माना जाता है ना। तो पढ़ो ऐसे कहानी बना के कि याद रहे सदा। 2 बजे रात में कोई उठाए तो बता दो भाई हाँ ठीक है। इसके अलावा पानीपत की द्वितीय लड़ाई ये 1556 में होते हैं अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन उस समय अकबर जो है बहुत छोटा हुआ करता था, है ना। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये मात्र 13 वर्ष के उम्र में कर दिया गया था। राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कलनौर में हुआ था। ये कलनौर कहाँ पे भाई? पंजाब के अंदर है। ठीक है, एक आपका पलासी इस प्रकार का है, कहाँ पूछा जाता है तो पलासी पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक आपका जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी कौन है भाई? वो तो हरियाणा में है। और एक आपका जो जालियांवाला बाग हुआ था ये आपका कहाँ पे है? तो जालियांवाला बाग जो है ये आपका अमृतसर के अंदर स्थित है। तो ये सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐतिहासिक स्थल है बक्सर तो बहुत फेमस है, बिहार में है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के
बीच। अच्छा, अकबर के बारे में कुछ और जानकारी जरूरी है। अकबर को जो मुगल काल था उसके साहित्य काल का स्वर्ण काल, अकबर के रीजेंट बैरम खान, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करवाया था, अकबर ने जजिया जजिया है ना, ये सब जो है। इसके अलावा अकबर ने एक और चीज की है बहुत अच्छा, ये जो बिरबल माना था भैया, इनका क्या नाम है, बिरबल माने थे उसे, है ना, दीन इलाही के लिए इन्हें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है भाई अकबर का। ठीक है। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा भी बनाया था, बुलंद दरवाजा। ठीक है। अकबर के काल में जो है साहित्य फले फूले, लेकिन चित्रकार भी थे एक दो, है ना। तो चित्रकार ऐसा नहीं कि इसके काल में नहीं था, इनके काल में भी था। तो ये सब बात जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पानीपत की तीर्थी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी। इसके अलावा इसमें मराठों के तरफ से कौन लड़ रहे थे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो मराठों के तरफ से जो है सदाशिव राव भाऊ जो है सेनापति के रूप में लड़े थे। इसके अलावा 1527 खानवा का युद्ध, ये कौन है भाई, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा हारे थे इसमें, क्योंकि बाबर एक भी युद्ध नहीं हारा इंडिया के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी या नुसरत लोदी। ये लोदी कौन है, मोहम्मद लोदी तो इब्राहिम लोदी का भाई है। ये दोबारा चढ़ाई करने को सोचा लेकिन सफल नहीं हुआ, है ना। और अगले ही साल बाबर जो है ऊपर चले गए, कहाँ, ऊपर भगवान के पास। बाबर 1994 में फरगना का शासक बना था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो पहले इंडिया में ही दफनाई गई थी, लेकिन जब गुप्त सूत्रों से पता चला, यानी उनके लिखे पढ़ाई से पता चला कि भाई बाबर की इच्छा तो थी कि भाई इन्हें काबुल में दफनाया जाए, तब यहां से इसे खोद के फिर इन्हें काबुल में दफनाया गया। समझ रहे हैं, ये बाबर, है ना। तो भैया पहले इंडिया में इन्हें जो है दफनाया गया था। सुपुर्दे खाक कहा जाता है शायद उर्दू में, मुझे नहीं पता है, अगर कुछ गलत इसका प्रोनाउंसिएशन हो तो माफ कर देना भैया। हमें लगता है सुपुर्दे खाक ही होता है, जो अंत्येष्टि होती है उर्दू लहजे में, है ना। और हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं, हिंदू लफ्ज में ये बोलते हैं कि अंतिम क्रियाक्रम। ठीक है। तो इन्हें पहले इंडिया में किया था, फिर बाद में उन्हें काबुल में जो है अंत्येष्टि किया गया। ठीक है, या फिर दफनाया गया। इनके अलावा बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अच्छा, बाबर को कलंदर क्यों कहते हैं, क्योंकि वह दानशीलता का भावना रखता था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड के सभी त्योहारों में सबसे बड़ी त्योहार है। और आपको जो है 100 बार से कम नहीं मैं बताया होऊंगा अपने एनालिसिस के दौरान, हालांकि ये बहुत दिनों पे रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जहां तक मुझे याद है ग्रुप डी वाला एग्जाम जो पिछले साल हुआ था उसमें ये धूम मचाया था। इसके बाद इसे एग्जामिनर भूल गए, अब फिर से इन्हें याद किया है ना। भूली बिखरी एक कहानी, ये वाला गीत है ना। इसके अलावा झारखंड में फसल बुआई के समय कौन सा त्योहार, रोहिणी त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में झूमर करमा ये भी होते हैं, लेकिन ये झूमर और कर्मा ये झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो जट जटिन है ये है तो बिहार का, लेकिन आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। झारखंड में एक पेंटिंग है सोहराई खोबर पेंटिंग है, ये झारखंड का, इसे जीआई टैग भी मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। झारखंड में एक जगह है जादूगोरा, यहाँ पे आपको यूरेनियम मिलेंगे। इसके अलावा झारखंड में एक जगह है झरिया, हमारे गांव में एक आदमी का नाम भी है झरिया, तो झरिया जो है यहाँ पे आपको कोयला मिलेगा, कोयला। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो स्टील फैक्ट्री है तो ये तो जानते ही हैं। इनके अलावा छऊ नृत्य जो है ये भी झारखंड में मिलेगी। छऊ नृत्य जो है ओडिशा में भी मिलेगी, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी और झारखंड में भी मिलेगी। मैंने आपको पुरुलिया का छऊ, मयूरभंज का छऊ, इस सब के बारे में बता दिया है। इसके अलावा छऊ को हाफ क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। हाफ क्लासिकल डांस जो है किसे कहा जाता है, तो छऊ को कहा जाता है। क्लासिकल डांस कितने हैं, 8 है। मोहिनीअट्टम है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, सतरिया, मणिपुरी, है ना। इस प्रकार से जो है भरतनाट्यम, इस प्रकार से जो है कुचिपुड़ी, इस प्रकार से जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छा बिहार में जट जटिन झिझिया छठ पर्व मनाया जाता है। कोई पूछे कि छठ पर्व कितने दिन, तो 4 दिन मनाया जाता है छठ,
है ना। कौन कौन से भैया, एक नहाय खाय, इसे क्या बोलते हैं, नहाय खाय। ये पहले दिन जो है जो माता या फिर जो जेंट्स भी करते हैं छठ पूजा, ऐसा नहीं कि खाली लेडीज ही करते हैं, जिनको नहीं पता है जो बिहार से हैं तो जानते ही होंगे। तो ये नहाय खाय होता है पहला दिन। दूसरा दिन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं दूसरे दिन को मेरे ख्याल से मेरे घर में भी होता है। देखिए दूसरे दिन को जो सोच का खरना बोलते हैं, खरना, है ना, खरना। और तीसरे दिन को बोलते हैं संध्या अर्घ, है ना, संध्या अर्घ बोलते हैं। और चौथे दिन को सवेरे वाली अर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिन की त्योहार होती है और दीपावली के 6 दिन की बात होती है। अच्छा, दीपावली को बात कर लिया हूं तो देखिए दीपावली के 15 दिनों के बाद, है ना, एक जगह और दिवाली होता है बनारस में, जिसे देव दिवाली कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, दशहरा भी 2 जगह का ध्यान रखना है आपको। एक तो कुल्लू दशहरा याद रखना है। तो कुल्लू दशहरा कहाँ पे होती है, ये हिमाचल प्रदेश से कुल्लू का सेब आपने बहुत खाया होगा। इसके अलावा एक आपका बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, जो सबसे अधिक दिन 75 दिन तक लगती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, बैलों का जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है। सब दिन बताया भैया, किस त्योहार में मनाए जाते हैं ये बताया था भाई, तो पोंगल में मनाया जाता है। कौन से, पोंगल। पोंगल जो त्योहार है इसमें मनाया जाता है आपका जलीकट्टू। जलीकट्टू क्या है, मनोरंजन के लिए आयोजन की जाने वाली खेल है। इसमें क्या होता है कि बैलों का रेस होता है, यानी बैलों का कुछ ऐसा खाना पाना दे देते हैं उनको कि उनको जो है थोड़ा सा मस्ती छा जाती है और वो भागता है, फिर उसे पकड़ने यानी कंट्रोल करने का ये खेल होता है ना। मैं बाप रे, बहुत रिस्की खेल है ना भैया, ये अपने बस की नहीं है। लेकिन होती है कहाँ पे होती है, तमिलनाडु के अंदर होती है। पोंगल त्योहार के अवसर पे जलीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु में की जाती है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु के मकर संक्रांति के समय की जाती है। मकर संक्रांति किस महीने में होगी भैया, तो 14 या 15 जनवरी को होगी, डेट फिक्स है, जनवरी के महीना। इसके अलावा मैंने बताया है कि पोंगल भी कितने दिन, 4 दिन। कौन कौन से पोंगल होते हैं, भोगी पोंगल, मुट्टू पोंगल, इस प्रकार से 4 दिन होते हैं। पोंगल के अंदर भी अलग अलग भगवान की पूजा होती है, सूरज की भी पूजा होती है पोंगल के अंदर। और पोंगल को भी हम फसली त्योहार के अंतर्गत ही रखते हैं। अब आपके सामने दिख रहा होगा हैप्पी मकर संक्रांति। तो भैया अलग अलग स्टेट में इनका अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूं, क्या बोलते हैं इसको, जो है आपका नव वर्ष वाली, तो नव वर्ष वाली जो आपका यहाँ पे मैं दिखा दूं, तो नव वर्ष वाली, तो देखिए मेरे साथ नव वर्ष वाला भी मतलब मिलाते चलिए। जैसे मकर संक्रांति में असम में बिहू, तो असम में बिहू ही होगा नव वर्ष वाला। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल, तो तमिलनाडु में हम पोतांदू मना लेते हैं नव वर्ष वाला। ठीक है, केरल में मकर विलक्कू, तो यहाँ पे हम बीसू मना लेते हैं नव वर्ष वाला, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, तो यहाँ पे हम बैसाखी मना लेते हैं नव वर्ष के अंदर। पंजाब हरियाणा में बैसाखी है, तो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार से जो ये उत्तर भारत ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो है आपका जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हम मकर संक्रांति ही कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप याद इन्हें रख सकते हैं। गुजरात के अंदर उत्तरायण कहते हैं। और आपका जो हिमाचल प्रदेश होता है, यहाँ पे आपका माघ साजी के नाम से हम जो है मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खिचड़ी मकर संक्रांति को नहीं कहा जाता, नववर्ष को कहा जाता है। जरा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा भाई खिचड़ी, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन खिचड़ी एक त्योहार होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक जो है आपका रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। इसके अलावा ये आपसे पूछा गया है कि आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है ना। तो आईसीसी T20 2022 में सबसे अधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी है ये आपका विराट कोहली है जी, है ना। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन हुआ, इंग्लैंड। और उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। मैंने एशिया कप बता दिया है, विजेता श्रीलंका रहा था और उप विजेता अपना पाकू रहा था, पाकिस्तान रहा था। गदर पिक्चर आ रहा है भाई 11 तारीख को, है ना, तो देखने जाना है कि नहीं बताइएगा। इसके अलावा
विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये जो वाले जो टूर्नामेंट हुआ T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष वाला इसमें, और महिला वाला हुआ है 23 में। तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूं इससे पहले वाले सीट में, फिर से बता दूं, चलिए बता देते हैं। एशिया कप 2022 विजेता आपका श्रीलंका, उप विजेता पाकिस्तान। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2007 में स्टार्ट हुआ, वुमेन्स वाला T20 2009 में स्टार्ट हुआ। मैंने इसे रिलेट करना सिखाया है कि T20 में भी 2 वर्ष का अंतर है, और ICC महिला वर्ल्ड कप, ICC पुरुष वर्ल्ड कप, इनमें भी 2 वर्ष का अंतर है। आप आराम से याद रख सकते हो, है ना। जो T20 है इसमें पुरुष प्रथम है, और जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है उसमें महिला प्रथम है। ठीक है, तो महिला वाला T20 2007, पुरुष वाला 2009, महिला वाला वर्ल्ड कप 1973 और पुरुष वाला 1975। और शुरुआती 2 सेशन के विजेता कौन है? पुरुष वाला वेस्ट इंडीज, और तीसरा विजेता 1983 में हम ही बने थे, गुपच लिए थे, कपे छीन लिए थे, मतलब जीत लिए थे भाई। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता कौन है भाई? साउथ अफ्रीका। और कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ये गुपच शब्द कहां से आया पता है? गुपच कहां से आया पता है? लगान पिक्चर जो रहता है ना, लगान पिक्चर, तो एक कैच आता रहता है, कैच ऐसे बॉल गिरता रहता है, लुकच गुपच लो लाखा, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वहीं से जो है याद आ गया था क्रिकेट के नाम से। इसके अलावा ICC अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये जो है अफ्रीका में हुआ है। विजेता भारत रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रहा है, और ये फर्स्ट एडिशन था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार जो है तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा है, या फिर 3 आबादी वाला, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य पूछा है। देखिए लैंग्वेज क्लियर नहीं है, या तो 3rd सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछ लिया है, या फिर 1 2 3 सबसे अधिक वाला राज्य का नाम पूछा है, तो फिर 3 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, आपके सामने ग्राफ है, ग्राफिकल मोड में मैंने आपको जनगणना पढ़ा दिया था। आगे का काम आप लोगों का है बंधु, है ना। तो जो सबसे अधिक जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश की है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान हमारा बिहार का है, और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है, और 5वां स्थान आंध्र प्रदेश का है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश वाली जो डाटा है अब कम हो जाएगी, क्योंकि भाई तेलंगाना अलग हो गया था, और ये जो प्रकाशन है ये 2011 के समय का है। ठीक है, तो यहां से आप इनको इग्नोर कीजिए, बाद बाकी आप 4 जरूर ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि कोई भी चीज आंकड़ा याद रखते हो, किसी का नाम याद रखते हो, तो अंतिम के साथ साथ सेकंड लास्ट भी याद रखो, है ना। आंकड़ा याद रखते हो तो पहला कम से कम 3 जरूर याद रखो, है ना, अंतिम 2 जरूर याद रखो। एग्जामिनर चालाक हो गए हैं, आपको एक से काम नहीं चलने देगा, है ना। इसके अलावा DRDO की स्थापना कब हुई? आज से बताते आ रहे हैं जी, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ है। रक्षा विभाग से संबंधित है। ये जो ट्रेन में आजकल आप बायो टॉयलेट देखते हैं ना, बायो टॉयलेट, ये आइडिया किसका है? DRDO ने ही सबसे पहले आइडिया दिया था, हालांकि लगवाया बाद में और कोई, लेकिन जो है आइडिया जो दिया था सबसे पहले DRDO ने ही दिया था। DRDO का कई सारे टैंक है, अर्जुन वगैरह, है ना। इसके अलावा 1958 में DRDO की स्थापना हुई। DRDO में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत साहब है, और इनके जगह किसके जगह लिए थे? तो G सतीश रेड्डी साहब का जगह लिए थे। ठीक है, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ साहब है। किनके जगह लिए थे? K शिवन साहब का जगह लिए थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी के समय। इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में। और DRDO का मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, एक इरडाई है, ये भी आएगा भूले भट्ट के एग्जाम में। इरडाई क्या होता है? बीमा क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी स्थापना कब होती है? 99 में होती है, लेकिन अपनी सारी फैसिलिटी 2000 से स्टार्ट करता है। तो आपके ऑप्शन में या तो 1999 रहेगा या 2000 रहेगा। मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में क्या क्या है भाई? 4 मीनार भी है। हैदराबाद में क्या क्या है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान है हैदराबाद में, है ना, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं। मूसी पश्चिमी घाट की नदी है, पश्चिमी घाट की नदी नहीं होगा मूसी, ठीक है, ये इसको हटा दीजिएगा, मूसी नहीं है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, 4 मीनार है, पोषण संस्थान है, ग्रामीण संस्थान है, स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी है, और कुछ है क्या हैदराबाद में? बिरयानी है ना। इसके अलावा भैया किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रांत में विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया? तो भाई किस अधिनियम जो है प्रांत में के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन जो है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में करा गया था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 35 जो है, मैंने आपको कहा है कि अगर आपको भारत के संविधान के बारे में पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो आपको बता देना है कि भारत सरकार 1935 से लिया गया है। यूं कहे तो 60% से अधिक तथ्यों को एज इट इज जो है यहां से लिया गया है। ठीक है, और बहुत सारे देश से भी हम लिए हैं, फिर भी सबसे ज्यादा यहां से लिए हैं। तो ये बात तो मैं पहले समझा चुका हूं। तो इसका आंसर जो है 1935 हो जाएगा। मोरले मिंटो सुधार आती है 1909 में। इसमें सांप्रदायिक चुनाव होती है ना, कि भाई इस्लाम धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे, हिंदू धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, ये जो है आपका केंद्र में
केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका है, राज्य में भी द्विसदनीय विधायिका होता है आपका विधान परिषद और विधानसभा। तो ये जो फैसिलिटी है ये कहां से आया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 से आया। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इसी के तहत जो है जो हमारा पूर्वा वाला पार्ट है म्यांमार, उसको हम अलग कर दिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारे संविधान का जो मान लीजिए कि एग्जैक्ट कॉपी है, तो यही मैं लिख लिया हूं अपने भाषा में, बात बाकी और कुछ नहीं है ये, जिसके जो ज्यादा चीज लिया गया है संविधान में, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, तो ये उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है ना। ये सभी प्रश्न जायसवाल साहब दिए हैं, शुभम जायसवाल बनारस के रहने वाले हैं भाई, है ना, बनारसी बाबू। वर्तमान में भारत में 19 रेलवे जोन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका सबसे जोन है लेटेस्ट, थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसके अलावा थोड़ा सा जोन का बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत कर क्या है, कोई बात नहीं भाई, आप कितना भी ब्रिलियंट रहो, एग्जाम के प्रेशर में एक आध क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत तो होगी, ये मैंने भी फील किया है और इसी पे तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक टीचर के जैसे थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको तो इसी के जैसे पढ़ा रहा हूँ कि आप क्या क्या फेस करते हो एग्जाम के अंदर, क्या क्या प्रश्न आती है, क्या क्या आ सकती है, यही तो दिखा रहा हूँ, है ना। तो गलत हो गया था, उनसे बोल रहा था मेरे से गलत हो गया है ये वाला क्वेश्चन, ये दिल्ली वाला तो ये इनका जो लॉजिक है ना, इसमें मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। ये बोल रहे थे कि दिल्ली से सारे काम होते हैं, तो मुझे लगा ये सेंटर में होंगे, तो मैंने इसे सेंट्रल रेलवे में मार दिया है ना भाई। तो थोड़ा गलत हो गया इनका भैया का, है ना। तो ये दिल्ली वाला जो है ना, ये आपका उत्तर रेलवे में आ जाएगा। जो झांसी आगरा इलाहाबाद है, ये आपका एनसीआर में आ जाता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, पूना है, नासिक है, पूना हो गया, नासिक हो गया, भुसावल हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, ये सभी आपका सेंट्रल रेलवे में आ जाता है। वेस्टर्न रेलवे में गुजरात वाले पार्ट आ जाते हैं। तो ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत नजर फिरा लेना है भाई। इनके अलावा भारत में सिविल सेवा का जनक कर्नावालिस को कहा जाता है। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। राजहरप नीति भी डलहौजी ही किया था। सती प्रथा का अंत अच्छे काम किए थे, इसीलिए से लॉर्ड कहना पड़ेगा। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में करे थे। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कैनिंग था, है ना, लगातार वाला, सॉरी 18 सिपाही विद्रोह वाला। लगातार जनसंख्या करने वाले गवर्नर रिपन थे, कब, 1881 में, जनगणना वाला बात हो रही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लीटन थे, कब, 1878 में, है ना। राजधानी ट्रांसफर गवर्नर चेम्सफोर्ड थे, कब, 1912 में, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक मिनट, यहाँ पे गलत है, एक सेकेंड, गलत है, पकड़ लिया। राजधानी ट्रांसफर होने के समय जो है ये गवर्नर चेम्सफोर्ड नहीं होगा, हार्डिंग कर लीजिएगा, हार्डिंग, है ना, जाएगा कहाँ, हार्डिंग कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड में, असहयोग आंदोलन, है ना, ये सब जो है चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, इसे हार्डिंग कर ले। जब राजधानी परिवर्तन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911-12 में, तो उस समय जो है गवर्नर थे हार्डिंग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का पालन करते हुए बहती है? नर्मदा और ताप्ती, आपके ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक अवश्य होगा। बताइएगा क्या था ऑप्शन में। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से होती है, जो कहां पे है, एमपी के अंदर है। इसके अलावा इस पर ओमकारेश्वर, नर्मदेश्वर, सरदार सरोवर परियोजना जो है स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ये उल्टा दिशा में बहता है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, ये इसी नदी के मतलब किनारे पे अवस्थित है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कभी ना कभी आपके एग्जाम में छप जाएगी, है ना। इसके अलावा ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। इसे और क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये भारत के साथ साथ किस और देश में है, बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या मिलता है, एशियाई रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर मिलेगा गिर में। देखिए फर्क है, डिफरेंस है लैंग्वेज में भाई। एशियाई शेर कहेगा तो गुजरात के गिर में जाओगे, है ना, और रॉयल बंगाल टाइगर कहेगा तो आप चले जाएंगे कहां पे, सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार की जंगल है, मैनग्रोव प्रकार की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आर्टिकल 1 से पूछा है कि इसका क्या अर्थ है। अब देखिए डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन क्या क्या था,
ठीक है, क्योंकि अब अर्थ पूछ लिया है। बच्चे ने ये भी बताया कि इसमें राज्य है, संघ है, ये चीज पहले ही लिखा था लैंग्वेज में। बात तो सही है भाई, है ना। तो आर्टिकल 1 में जो है ये राज्यों की संघ है, ये तो लिखा ही था, तो ये तो आंसर नहीं होगा उस प्रश्न के हिसाब से। ये सही है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है जो पूछा गया है। ठीक है, तो भाई अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन जो है इससे रिलेटेड बात कर रहा है, जो इस पे सटीक बैठ रहा है। ठीक है, इस संघ के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भावी भविष्य में मान लीजिए कोई देश आ जाएगा, मान लीजिए चाइना का आधा पार्ट आ जाएगा कभी ना कभी, तो ये भी इसमें शामिल होगा। ये चीज बात जो है इसमें कहा गया है। इसके अलावा बजट का उद्देश्य पूछ लिया था, ऑप्शन नहीं है। 3 दिन पहले भी बताए हैं कि कोई भी बजट का क्या उद्देश्य होता है, जनरली मोटो क्या होता है। सबसे पहले होता है स्थायित्व प्राप्त करना, स्थिरता को मेंटेन करना। इसके अलावा बढ़ते हुए दाम में जो डायनेमिक गति से बढ़ जाती है उस पर अंकुश लगाना, और जो भी जनहित में बात है वो बजट वाली बात में किया जाता है। हालांकि सभी बातें पूरा नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा बजट शब्द का जो वर्णन है हमारे संविधान में नहीं किया गया है, इसके जगह पे 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एक साइड साइटोकिनेसिस प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आया है। कोशिका द्रव का विभाजन होता है ना। इसके अलावा सिंधु नदी का सहायक नदी शायद आया है, तो काबुल, चिनाव, रावी, ब्यास, झेलम। और गरबा त्योहार फिर से आया था क्या, बताइएगा ये ना, क्योंकि ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है ये रानी लेंका नाम है इनका, रानी लेंका, है ना। तो ये एक बच्ची है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिए टेलीग्राम पे। तो मुझे लग रहा है कि गरबा क्वेश्चन शायद सेकेंड शिफ्ट में आया था, तो ये नहीं आया होगा, आ भी सकता है क्योंकि टीसीएस है। तो बताइएगा भैया, है ना। तो ये सब लास्ट के 2 क्वेश्चन थे कि नहीं, सिंधु नदी वाला और गरबा वाला। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है।